Hello, good morning, students. Today we are going to start with our online lecture for SYBCom for the subject of Business Law, Part 1. Today's topic of the lecture is Concept of Contract and its Essential. गाइस, अगर लेक्चर में आपको कोई भी डाउट होता है या किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो आपको ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, व्हाट्सएप नंबर है, आप कोई भी मैसेज, कॉल या ईमेल कर सकते हो। कोई भी डाउट है बिना किसी झिझक के, हेजिटेशन के आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स इसेंशियल। चलिए, तो बेसिकली बात कर रहे हैं हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की। इसे इंग्लिश एक्ट भी कहा जाता है क्योंकि रीज़न ये है कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में बनाया गया था। क्यों बनाया गया, वाई देयर वाज अ नीड फॉर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बेसिकली होता क्या था कि एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स वेयर द मेजर पॉपुलेशन वाज हिंदू एज वेल एज मुस्लिम। हिंदूज़ कहते थे कि हमें हिंदू एक्ट फॉलो करना है, मुस्लिम्स कहते थे कि हम लोगों को शरिया कानून फॉलो करना है जो कुरान और हदीस के बेस पे बनाया गया। तो जब ये पार्टीज़ आपस में डील करते थे, जब हिंदूज़ डील कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हिंदू मुस्लिम डील्स कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होता था। मुस्लिम भी डील कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, वो शरिया कानून फॉलो करते थे। लेकिन जब एक हिंदू और एक मुस्लिम आपस में डील कर रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मुस्लिम कहता था मुझे शरिया कानून फॉलो करना है और हिंदू कहता था कि मुझे हिंदू लॉ फॉलो करना है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। इसकी वजह से ट्रेड रुक रहे थे, ट्रांजैक्शंस कम हो रहे थे। ब्रिटिशर्स को ये बात समझ में आ गई कि अगर ट्रेड और ट्रांजैक्शन कम होगा तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट उनके जो टैक्सेशन वगैरह मिल रहा है उसके ऊपर हो सकता है। इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, कुछ कॉमन फीचर्स मिलाकर एक नया एक्ट बनाया जिसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहा गया। तो अल्टीमेटली जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है वो क्या बताता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक्चुअली बताता है कि दो लोगों के बीच में रिलेशंस किस तरह से होगा, दो लोगों के बीच में एक दूसरे के लिए राइट्स एंड ऑब्लिगेशन किस तरह होंगे। एज पर द एक्ट या लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप कह लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया, कहा गया कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट है जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, और साथ ही साथ इट इज़ अ थिंग विच एक्चुअली क्रिएट सम पर्सनल राइट्स एंड इम्पोज सम पर्सनल ऑब्लिगेशन ऑन बोथ द पार्टीज़। जो ऑफरिंग पार्टी है और जो एक्सेप्टिंग पार्टी है, दोनों ही पार्टी के ऊपर आप कह लीजिए कुछ राइट्स मिलते हैं एक दूसरे के लिए, और दोनों ही पार्टी को कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं एक दूसरे के लिए जो क्रिएट किए जाते हैं। तो अगर कोई भी एग्रीमेंट ये राइट्स और ये ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है, गाइज आप कहोगे वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है, वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है आप कह लीजिए। और अगर वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो अल्टीमेटली वो बन गया कॉन्ट्रैक्ट। तो जनरल टर्म्स में आप कह सकते हो जनरल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज टोटली बेस्ड ऑन conception that the parties have by an agreement create legal rights and obligation। इसी प्रिंसिपल के ऊपर ये पूरा का पूरा एक्ट जो है वो तैयार किया गया है कि जब भी दो पार्टीज़ आपस में डील कर रही है, दोनों पार्टीज़ के एक दूसरे के लिए कुछ लीगल राइट्स होंगे, दोनों पार्टीज़ के एक दूसरे के लिए कुछ लीगल ऑब्लिगेशन होंगे, तो विच आर प्योरली पर्सनल इन देयर नेचर, राइट, एंड एनफोर्सेबल बाय एक्शन अगेंस्ट द पार्टी इन डिफ़ॉल्ट। यानी कि कोई पार्टी अगर डिफ़ॉल्ट में है तो सामने वाला पार्टी उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है इन राइट्स और ऑब्लिगेशन के बेस पर। एज पर द एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन एच के अकॉर्डिंगली अगर मैं आपको बताऊं, सेक्शन 2 सबसेक्शन एच जो है वो क्या कहता है, दैट सिंपली डेफिनेशन है, सबसे सिंपल डेफिनेशन है ये कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। यहाँ पर जो आप एग्रीमेंट वर्ड सुन रहे हो, एग्रीमेंट का मतलब होता है प्रॉमिस, एग्रीमेंट का मतलब होता है प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस, कोई एक प्रॉमिस या बहुत सारे प्रॉमिस आप कह सकते हो जो कंसिडरेशन फॉर्म करते हैं, यानी कि जिनके लिए आपको कंसिडरेशन दिया जाता है। लाइक मान लीजिए मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आई विल टीच यू लॉ, और बदले में आप कह रहे हो कि आप मुझे उस चीज़ के लिए 2000 रुपीज़ पे करोगे। तो मैं आपको जो प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आपको लॉ सिखाऊंगा, बदले में मुझे यहाँ पर गाइस 2000 रुपये मिल रहे हैं जो मेरे लिए कंसिडरेशन है। तो अगर इस तरह का कोई प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस है तो इसे हम लोग एग्रीमेंट कहते हैं, और अगर वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ा सा इसको हम लोग डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। सिंपली जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, या आप कह सकते हो दो चीज़ों से मिलकर बना है, दैट इज़ द एग्रीमेंट एंड एनफोर्सेबिलिटी।
तो एग्रीमेंट में दो बातें आती हैं कि आपका एग्रीमेंट कैसे बनता है। तो यहाँ पर होता है ऑफ़र, एक पार्टी ऑफ़र करती है कुछ दूसरे पार्टी को। आप कह सकते हो व्हेन वन पार्टी वांट्स अनदर पार्टी टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, राइट, और अबेंडेंस फ्रॉम डूइंग समथिंग आप कह सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज एन ऑफ़र। और सामने वाला पार्टी अगर उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, यानी कि अगर वो अपना कंसेंट दे रहा है, अपना एसेंट दे रहा है उस ऑफ़र के ऊपर, तो आप कहोगे दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस। जब ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस मिलता है, यानी कि ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस, एक्चुअली इट फॉर्म्स एन एग्रीमेंट। ऑफ़र और एक्सेप्टेंस मिलकर बनता है एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट को हम लोग इसके अलावा प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन भी कह सकते हैं। जब भी कोई एग्रीमेंट कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करेगा, लीगल रिलेशनशिप मतलब दो बातें आती है, एक आता है राइट्स, राइट, यानी कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर किसी भी तरह का आप कह लीजिए कोई भी राइट क्रिएट कर रहा है, और दूसरा आता है आप कह लीजिए ऑब्लिगेशन, एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है। तो आप कहोगे कि यहाँ पर बन जा रहा है आपका जो एग्रीमेंट है वो इन्फोर्सेबल है, यानी कि वो एग्रीमेंट आप कह सकते हो लीगली एक्सेप्टेबल है, ऐसा आप कह सकते हो। तो अगर एक एग्रीमेंट लीगली एक्सेप्टेबल है, अगर एक एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल है, अगर एक एग्रीमेंट लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है, अल्टीमेटली उसी एग्रीमेंट को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो एक एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए उसे कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, कुछ इसेंशियल्स के ऊपर खरा उतरना होता है, कुछ इसेंशियल्स को फुलफ़िल करना पड़ता है। अगर वो एग्रीमेंट उन कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा है तो आप कहोगे अल्टीमेटली, उन इसेंशियल्स को फुलफ़िल कर रहा है तो आप कहोगे अल्टीमेटली दैट एग्रीमेंट इज़ नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कौन सी चीज़ें हैं वो देखेंगे हम लोग। ओवरऑल ये है, आप कहोगे ओवरऑल ये सारे के सारे कंडीशंस हैं जिनको फुलफ़िल करना होता है, जिसमें सबसे पहला जैसे कि हमने देखा ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस, लीगल रिलेशनशिप, लॉफुल कंसिडरेशन, कैपेसिटी ऑफ पार्टी, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन, सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड और वाइड। गाइस ये जितने भी कंडीशन है, अगर एक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ आप कहोगे होना चाहता है तो उसको ये सारे कंडीशंस, सारे के सारे कंडीशंस जो है वो फुलफ़िल करना ज़रूरी है, तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो आज हमको क्या करना है, आज हम लोगों को ये सारे कंडीशंस थोड़ा सा डिटेल में समझना है विद एग्जांपल। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस की। फॉर एन एग्रीमेंट देयर मस्ट बी अ लॉफुल ऑफर एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस। दो वर्ड दिख रहे हैं आपको, लॉफुल एक्सेप्टेंस एंड लॉफुल ऑफर। मतलब समझ लीजिए लॉफुल ऑफर या लॉफुल एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, जहाँ पर आपका जो ऑफ़र या एक्सेप्टेंस है वो किसी भी इल्लीगल मीन्स के द्वारा नहीं किया गया, किसी भी इल्लीगल पर्पस के लिए नहीं किया गया, या फिर किसी भी इल्लीगल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं किया गया, आप कह सकते हो। जो लॉफुली सारे जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन हैं जो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस के लिए बनाए गए हैं, उन ऑफ़र और एक्सेप्टेंस के सारे रिक्वायरमेंट को, ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस के जितने भी रिक्वायरमेंट है आप कह लीजिए, उन सारे रिक्वायरमेंट को अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो इन दैट केस आप कहोगे दैट इज़ कॉल्ड एज ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस हमेशा इस इंटेंशन से, जब भी आप किसी पार्टी को ऑफ़र दे रहे हो, आप इस इंटेंशन से वो ऑफ़र देते हो कि यार इससे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहिए, राइट। तो हमेशा लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए ही आप जो ऑफ़र है वो करोगे। और अगर आप लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए ऑफ़र कर रहे हो, सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है, जो कि ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे दो पार्टीज़ बताई गई, आप देख सकते हो, पार्टी ए है और दूसरा पार्टी है पार्टी बी, जिसे कि आप देख सकते हो। तो पार्टी ए और बी है, ए बी को क्या कहता है कि ही विल सेल हिज साइकिल टू बी फॉर 2000 रुपीज़। यहाँ पे जो 2000 है कंसिडरेशन है। जब भी आप कोई प्रॉमिस करोगे गाइस, उस प्रॉमिस के लिए आपको कोई ना कोई कंसिडरेशन मिलने वाला है। तो ए प्रॉमिस कर रहा है कि वो अपना साइकिल बेचेगा, सेल करेगा, बदले में बी कहता है कि वो 2000 रुपीज़ एज अ कंसिडरेशन देगा। ए अगर ये कह रहे हैं कि वो अपना साइकिल सेल करेगा, तो ये हो गया आपका ऑफ़र। और अगर बी इसको एक्सेप्ट कर रहा है कि वो रेडी है बाय करने के लिए, तो दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस। तो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस प्राइम कंडीशन आप कह लीजिए, बिगर ऑफ़र और एक्सेप्टेंस के एग्रीमेंट नहीं, एग्रीमेंट के बगैर कॉन्ट्रैक्ट नहीं, तो ये प्राइम कंडीशन है। सेकेंड आता है लीगल रिलेशनशिप। जैसे कि मैंने आपसे कहा गाइज, आपने भी देखा कि एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा तो ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। दो कंडीशन है,
कि एग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। लेकिन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब क्या? एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब होता है जो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करे। तो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट जब तक एग्रीमेंट नहीं करेगा वो कॉन्ट्रैक्ट आप कह लोगे कि वो अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं करेगा। अब यहाँ पर कुछ ऐसे एग्रीमेंट हो सकते हैं जो लीगल रिलेशनशिप नहीं क्रिएट करते हैं, बल्कि हो सकता है कि वो सोशल एग्रीमेंट या सोशल रिलेशनशिप क्रिएट करें जो क्वाइट डोमेस्टिक नेचर हो सकता है। आप कह लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ। मान लीजिए कि आपकी गर्लफ्रेंड ने आपसे कहा कि यार मुझे तो आज पिज़्ज़ा खाना है, और आपने कहा कि ठीक है आज शाम में मैं आपको पिज़्ज़ा खिलाऊंगा, और फिर आप शाम में उसको पिज़्ज़ा नहीं खिलाते हो, तो यार शाम में पिज़्ज़ा नहीं खिलाने पर वो आपको थोड़ी कोर्ट ऑफ लॉ तक लेकर जाएगी कि जज साहब इसने मुझे कहा था कि ये तो मतलब मैं पिज़्ज़ा खिलाऊंगा और अभी नहीं खिला रहे, इसको फांसी पे लटका दो। ऐसे नहीं होता है ना दोस्तों। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आपने प्रॉमिस किया पिज़्ज़ा खिलाने के लिए, ये जो आपका रिलेशनशिप क्रिएट हुआ दैट वाज अ सोशल रिलेशनशिप, और आप कह सकते हो डोमेस्टिक नेचर का हो सकता है। लीगल रिलेशनशिप आप कब कहोगे? जब वो डोमेस्टिक नेचर का नहीं होगा, जब वो लीगली दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन क्रिएट करेंगे और एक दूसरे के लिए दोनों ही पार्टीज़ के पास में कुछ राइट्स होंगे, आप कह सकते हो। तो इट इज़ प्रिज्यूम्ड इन कमर्शियल एग्रीमेंट, आप कह सकते हो, दैट द पार्टीज इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होना ज़रूरी है। आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि फादर है, फादर अपने सन को 500 रुपीज़ पॉकेट मनी देता है एवरी मंथ, कुछ समय के बाद उसने देने से मना कर दिया, तो ऐसे केस में यहाँ पर सन जो है वो रिकवर नहीं कर सकता वो अमाउंट क्यों रिकवर नहीं कर सकता सन? रीज़न ये है कि यहाँ पर एग्रीमेंट जो है वो सोशल एग्रीमेंट था। तो सोशल एग्रीमेंट कभी भी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करता, क्योंकि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट ही नहीं हुआ, तो इसीलिए वो एग्रीमेंट तो था बट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं लॉफुल कंसिडरेशन। जैसे कि मैंने आपको कहा, कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न टू अ प्रॉमिस। मैं अगर कोई प्रॉमिस आपको कर रहा हूँ, मैं अगर कोई ऑफ़र आपको दे रहा हूँ, तो उस ऑफ़र के बदले मुझे भी तो कुछ चाहिए होगा। तो मेरे प्रॉमिस के बदले आप जो प्रॉमिस करते हो, दैट प्रॉमिस और द समथिंग इन रिटर्न टू अ प्रॉमिस इज़ कॉल्ड एज कंसिडरेशन। एग्जाम्पल अगेन वही रखूँगा। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि मैं आपको लॉ सिखाऊंगा, बदले में आपने कहा 2000 रुपीज़ देंगे सर। तो मैं आपको लॉ सिखा रहा हूँ, ये मेरा प्रॉमिस है, बदले में मुझे आप 2000 रुपीज़ दे रहे हो। तो आप जो 2000 रुपीज़ दे रहे हो वो मेरे प्रॉमिस का कंसिडरेशन है। आप मुझे 2000 रुपीज़ दोगे, ये आपने प्रॉमिस किया, बदले में मैं आपको लॉ सिखा रहा हूँ, तो जो लॉ के लेक्चर्स हैं वो आपके लिए कंसिडरेशन है, आप कह सकते हो। इसको और सिंपल कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए, ए एग्री टू सेल हिज हाउस टू बी। ए क्या कह रहे हैं? मिस्टर ए कह रहे हैं कि वो मिस्टर बी को हाउस सेल करने के लिए रेडी है। कितने रुपयों में? 10 लाख रुपयों में। तो यहाँ पर ए का जो प्रॉमिस है, प्रॉमिस क्या है ए का? कि वो अपना घर सेल करेगा। बदले में उसको कंसिडरेशन क्या मिल रहा है? बदले में कंसिडरेशन मिल रहा है 10 लाख। तो ए के लिए कंसिडरेशन है 10 लाख और बी के लिए कंसिडरेशन अल्टीमेटली हो जाएगा हाउस, क्योंकि 10 लाख रुपए देने के बदले में उसे हाउस मिल रहा है। तो ये हो जाता है लॉफुल कंसिडरेशन। आपका कंसिडरेशन कभी भी अनलॉफुल या इलीगल नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। देन बात करते हैं कैपेसिटी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। गाइज, आप हर किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सकते हो, बट कुछ ऐसी लोग हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर सकते। कौन लोग हैं? तो वो लोग हैं जो सेक्शन 11 के, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 11 है उसमें जो कॉम्पिटेंसी का कंडीशन बताया गया है उसको सेटिस्फाई नहीं करते। ऐसे लोगों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं लोगों के साथ करना है जो सेक्शन 11 के को सेटिस्फाई कर सके। तो वो कौन लोग हैं? द वेरी फर्स्ट वन, जो एज ऑफ मेजॉरिटी के लोग हैं। एज ऑफ मेजॉरिटी मतलब अबव 18, जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं। दूसरा, जो साउंड माइंड पीपल है। साउंड माइंड पीपल का मतलब होता है जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन को समझ सकते हैं, हु कैन अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड गिव अ रैशनल जजमेंट, जो एक रैशनल जजमेंट दे सकते हैं और टर्म्स एंड कंडीशन को समझ सकते हैं। तीसरा, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, उन्हें किसी भी लॉ द्वारा या कोर्ट द्वारा आप कह लीजिए डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है, तो ही आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सकते हो। तो ओवरऑल गाइज, जैसे कि मैंने कहा कि अगर मान लीजिए कि एक पार्टी जो है वो मान लीजिए कि एक जो पार्टी है वो डिस्क्वालीफाई किया गया है बाय लॉ, यानी कि कानून द्वारा उसको कहा गया है कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट में आने के लायक नहीं है, तो आप उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इफ़ एनी
और वन पार्टी टू एन एग्रीमेंट सफ़र फ्रॉम मिनॉरिटी, यानी मान लीजिए अगर कोई 18 साल से कम है, मैडनेस यानी कि अनसाउंड माइंड है, ड्रंकनेस में है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर सकते। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किसके साथ में हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो सकता है साउंड माइंड व्यक्ति के साथ, एज ऑफ मेजॉरिटी जिसका है, और जो क्वालिफाइड है कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। देन बात आती है फ्री कंसेंट की। फ्री कंसेंट में क्या कहा गया? इट इज़ अनदर इसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहा जाता है कि कंसेंट मस्ट बी फ्री, दोनों ही पार्टीज़ जो है वो फ्रीली अपना कंसेंट, अपना मंजूरी देना चाहिए। आप फोर्सफुली किसी पार्टी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, अगर आप करोगे तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। देखिए जैसे कि अगर मान लीजिए मिस्टर ए जो है मिस्टर बी को कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए कह रहे हैं एट अ पॉइंट ऑफ पिस्टल, यानी कि गन के ऊपर बेस पर सर पे बंदूक रख कर कह रहे हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट में आ जाओ, तो यार ऐसे तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होगा आप कह लीजिए, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट अगर फॉर्म करने की कोशिश कर भी रहा है तो वो वैलिड नहीं होगा। देन बात करते हैं लॉफुल ऑब्जेक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट, आप इलीगल पर्पस के लिए, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी के लिए, इमोरल एक्टिविटी के लिए, या फिर वो एक्टिविटी जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, अपोज है, ऐसी चीज़ों के लिए आप कभी भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर सकते। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कहा कि मैं 10 लाख रुपए दूंगा, मुझे नौकरी दे दो। रिश्वत या आप कह लीजिए ब्राइब जो है वो इलीगल एक्टिविटी है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म होगा। इसी तरह से आप मान लीजिए कि मैं कह रहा हूँ किसी को कि आप ए को कह रहा हूँ कि आप बी का मर्डर कर दीजिए, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग इलीगल ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे इमोरल, इलीगल या पब्लिक पॉलिसी की जो अगेंस्ट है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग अनलॉफुल ऑब्जेक्ट कहते हैं और उनके लिए कभी भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हो सकता। देखिए जैसे लिखा हुआ है ए प्रॉमिस टू बी 5000 इफ़ बी बीट सी, यानी कि ए बी को कहता है कि तू सी को मारेगा भाई, तेरे को 5000 रुपये दूंगा। तो यहाँ पर इस तरह से जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। देन बात करते हैं हम लोग राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन की। अब इस पॉइंट में मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि नॉर्मली जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो ओरल भी हो सकता है और वो राइटिंग में भी हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए राइटिंग और रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं मेरा लैंड सेल कर रहा हूँ, अगर मैं मेरा घर सेल कर रहा हूँ, अगर मैं मेरा कार सेल कर रहा हूँ, तो ऐसे चीज़ों में राइटिंग में कुछ चीज़ें होना ज़रूरी है, राइटिंग में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। कुछ केसेस में जो आपके एग्रीमेंट्स है वो रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, उनका नोटरी होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनवैलिड हो सकता है या ट्रीट किया जा सकता है। देन बात आती है सर्टेनिटी की। आपका कॉन्ट्रैक्ट हमेशा सर्टन होना चाहिए दोस्तों। सर्टेनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, कि आप जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो इट शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिजियस। आप कह लीजिए डाउट नहीं होने चाहिए, डबल मीनिंग स्टेटमेंट नहीं होने चाहिए। लाइक मान लीजिए आई एम अ ऑयल सेलर, मैं 100 टाइप्स के ऑयल सेल करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको 10 लीटर ऑयल सेल करूँगा 2000 रुपीज़ में। तो गाइस 10 लीटर ऑयल तो मैं कह रहा हूँ, बट कौन सा ऑयल? मैं आपको कोकोनट ऑयल के बारे में बात कर रहा हूँ, ऑलिव ऑयल के बारे में बात कर रहा हूँ, या मान लीजिए मैं आपको इंजन ऑयल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कौन सा ऑयल? मैं तो बहुत सारे ऑयल बेचता हूँ यार, लेकिन आपको मैं कौन सा ऑयल की बात कर रहा हूँ वो क्लियर होना ज़रूरी है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए प्रॉमिस टू सेल 20 बुक्स टू बी। ए बी को कहता है कि 20 बुक्स देगा, बट कौन से बुक? नोटबुक, टेक्स्ट बुक, नॉवेल, कौन से बुक? तो वो क्लियर यहाँ पर नहीं है, आप कह लीजिए। तो क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सर्टेनिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो गाइस, वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पॉसिबल होना बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 56 में क्लियरली मेंशन किया गया है कि परफॉर्मेंस के कैपेबल आपका होना बहुत ज़रूरी है। गाइस आपके पास में 1 रुपया भी नहीं है और आप बी को प्रॉमिस कर रहे हो कि आप उसको 10 करोड़ रुपए देने वाले हो, तो जब आपके पास में ही नहीं है तो आप कहाँ से दोगे? तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो एग्रीमेंट नहीं बनेगा। इसको और थोड़ा क्लियर मैं इस तरीके से करता हूँ। मान लीजिए कि मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपके मान लीजिए कि अगर आपके घर में चोरी हो गई है, मैं कह रहा हूँ मैं जादू से सारा सामान वापस लेकर आ जाऊँगा, मैजिक से सारा सामान वापस लेकर आ जाऊँगा, पॉसिबल नहीं है। तो जो मैजिक के लिए एग्रीमेंट है वो भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर देखिए ए बी से कहता है कि वो उसके ब्रदर में, जो मरा हुआ ब्रदर है, डेड ब्रदर है, उसमें जान डाल देगा, उसमें लाइफ डाल देगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे जो एग्रीमेंट है वो क्लियरली आप कह लीजिए वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। तो अगेन पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ज़रूरी है। आप उन्हीं चीज़ों के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो जिसको परफॉर्म करना पॉसिबल है। लाइक मैं अगर आपको कह रहा हूँ कि मैं चांद तारे तोड़ कर ले आऊँगा, पॉसिबल नहीं है, सिर्फ गाने और मूवी में ही ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। नेक्स्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड।
अब कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं दोस्तों जिनको आप कहोगे एक्सप्रेसली उनको वाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। चलिए मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ। सेक्शन 24 टू सेक्शन 30 जो है वो इसी चीज़ों से डील करता है। मान लीजिए अगर आप कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हो विच इज़ इन रेस्ट्रेन टू ट्रेड, जो ट्रेड को रोकने के लिए एग्रीमेंट है, आसान भाषा में कह रहा हूँ मैं, एग्रीमेंट विच इज़ टू रेस्ट्रेन द ट्रेड, आप ट्रेड को रोकने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट कर रहे हो गाइस, तो सिंपली आप कह सकते हो कि वो एग्रीमेंट पूरी तरह से नल एंड वॉइड है, वो एग्रीमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी तरह से वेगर का मतलब होता है जुआ, सट्टाबाजारी, आप उसके लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इट इज़ एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड, तो इसको वॉइड ही कहेंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड होने वाला नहीं है। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि देखिए मान लीजिए ए बी से कहता है कि आप अपना बिजनेस बंद कर दीजिए, बदले में आपको 2 लाख रुपए दूंगा, दैट इज़ इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, ट्रेड को रोकने के लिए है, तो इस तरह के एग्रीमेंट चलने वाले नहीं हैं। तो गाइज ओवरऑल ये आप कह लीजिए 10 फीचर्स हैं या कह लीजिए 10 इसेंशियल है जिनके बेस पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। स्टे ट्यून, बाय, हैव अ ग्रेट डे।